आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है, मान लो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल या प्लांट पहले से प्रेजेंट है। पहले से प्रेजेंट होने का मतलब प्री एग्जिस्टिंग है, नेचर में पहले से पाया जाता है, प्री एग्जिस्टिंग। ओके, जो पहले से प्रेजेंट है उसमें कैसे भी डिवाइड करके या गैमेट फॉर्मेशन होके कैसे भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनना, पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन के हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन होंगे, तीन तरह का होगा। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन भी कह सकते हो, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसके बारे में कि वो कितने टाइप से पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां एसेक्सुअल का क्या मतलब है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा आपको। ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। ये मैंने कह दिया कि इसमें ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर डिवीजन पावर होगी, जिसके अंदर डिवीजन पावर होती है, और वो स्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड होकर बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो ये बन गए न्यू ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल। ओके, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन किसी स्पेशलाइज्ड सेल का हुआ, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। जब गैमेट बनेंगे नहीं तो उनका फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब गैमेट ही नहीं है तो फ्यूजन कैसे होगा, कंबाइन कैसे होंगे। तो ना तो इसमें गैमेट बनते हैं और ना गैमेट कंबाइन कर जाइगोट बनाते हैं, तो ना तो इसमें फ्यूजन होगा। एक्चुअल में गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जब फ्यूजन ही नहीं हुआ है तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से एक स्पेशलाइज्ड सेल ही डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में थोड़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से हो सकते हैं, तो वो मेथड आपको समझने होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड आपको पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। इसमें पहला मेथड है हमारे पास बाइनरी फिजन। पहला मेथड है हमारे पास बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है। देखो, इसके अंदर बाइनरी मतलब टू, बाइनरी मतलब टू। इसमें क्या होता है, हमने यहां एक मान लो अमीबा ले लिया,
ये अमीबा की बॉडी है। ओके, इसमें है ये न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा इसका न्यूक्लियस है, समझो ध्यान से। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस अमीबा का। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड भरा है तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ओके, और भी सेल्स होंगी, ठीक है। अब होगा क्या, बाइनरी फिजन करना है तो अमीबा को जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगे तो अमीबा का डिवीजन शुरू होगा। अब सबसे पहले होगा क्या, अमीबा खूब खाना खाएगा, फूड को लेगा, खाना पीना खा के खूब तंदुरुस्त हो जाएगा और इस कंडीशन में ये इस तरह से दिखेगा। यहां बना देता हूं, ये इस तरह से थोड़ा लंबा सा हो जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो भी काफी के लंबा हो गया भाई, चारा। तो ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये स्थिति पहले बनेगी और फिर ये जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 में इसका डिवीजन हो जाएगा। यहां से न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया तो आधा न्यूक्लियस इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। इस तरह से 2 अमीबा सेल, एक न्यूक्लियस इधर आ गया आधा और ये दूसरा अमीबा सेल बन गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले यहां डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। सबसे पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा यहां। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म लिक्विड डिवाइड होगा बाद में। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और अमीबा 1 से 2 सेल्स में, 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया। इस तरह से ये 2 में डिवाइड हो गया तो ये कहलाएगा बाइनरी फिजन। इसमें कहीं भी गैमेट नहीं बना, कहीं भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, तो ये कंडीशन इस तरह से होगी। अच्छा, इसमें कहीं भी सिस्ट नहीं बनती, नो सिस्ट फॉर्मेशन, ये आगे समझाऊंगा मैं। नो सिस्ट, सिस्ट मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अगला एक टॉपिक आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि सिस्ट क्या होती है। अभी समझो इसमें कोई सिस्ट नहीं बनती है, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनती है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल इस कैटेगरी में बाइनरी फिजन को शो करते हैं, तो पहला हो गया हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम अमीबा है, पैरामीशियम है। और इसके अलावा हमारे पास लेशमैनिया, लेशमैनिया, लेशमैनिया भी एक एनिमल है जिससे काला अजार नाम का फीवर आता है, इसकी वजह से काला अजार नाम का फीवर रहता है। ये लेशमैनिया के अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ओके, यहां तक हमको थोड़ा समझ में आया कि बाइनरी फिजन किस किस में मिल सकता है। एक और एग्जाम्पल है इसमें, वो है यूग्लिना। एक और एग्जाम्पल है, मैं इधर लिख देता हूं, यूग्लिना। इसके अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसमें विशेष पॉइंट क्या है, विशेष पॉइंट यह है कि 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बने, ध्यान रखना। और दूसरा विशेष पॉइंट है इसमें सिस्ट नहीं बनती, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनती है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड का, जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। सेकंड हमारे पास मल्टीपल फिजन, ये क्या होता है, थोड़ा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल फिजन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास सेकंड हेडिंग हो गई मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होगा, इसकी प्रोसेस क्या है, ये हमको बहुत डिटेल में समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन के अंदर क्या कंडीशंस देखने को मिलती है और किन एनिमल्स में मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन के अंदर
मान लो ये आपकी एक सेल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस पार्ट हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। और इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सबसे पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। और यहां न्यूक्लियस दो में नहीं, हजारों की संख्या में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सेल, और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया कई पार्ट में, दो में नहीं कई पार्ट में न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, मैनी न्यूक्लियस। तो इसमें आपको प्राप्त हुए मैनी न्यूक्लियस, बहुत सारे, दो से ज्यादा, ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस प्राप्त हो गए। उसके बाद ये सेल ब्रेक हो जाएगी। यहां से जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो मान लो ये सेल ब्रेक हो गई और ये चीजें यहां से न्यूक्लियस बाहर आएंगे। इन न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहां सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन यहां होता है। और बाद में इनसे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल्स बन के तैयार हो जाते हैं। ओके, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और ये सिस्ट बन जाएगी। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, बरसात वगैरह हो जाती है, पानी वगैरह मिल जाता है, तो सिस्ट जो है यहां से फूल जाएगी पहले ये, और यहां से फूलने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है नए ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ओके, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है जिससे मलेरिया फीवर प्रोड्यूस होता है। तो प्लाज्मोडियम में इस तरह का मल्टीपल फिजन होगा। और दूसरा हमारे पास है एग्जाम्पल मोनोसिस्ट। मोनोसिस्ट के अंदर भी, मोनोसिस्ट जो एनिमल है इसके अंदर भी मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या पॉइंट्स हमारे पास आए, उन पॉइंटों पर एक बार और ध्यान दे देते हैं। पहला पॉइंट, इसमें एक सेल से मैनी सेल्स बनती हैं। न्यूक्लियर का डिवीजन होगा बहुत सारी सेल्स में और उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड है बडिंग। बडिंग क्या होती है? बडिंग मेथड, इसके अंदर इस तरह से समझो कि हमारे पास एक ईस्ट की बॉडी है, यह है ईस्ट बॉडी। ईस्ट एक तरह का फंगस होता है, फंगस एक तरह का फंगस होता है ईस्ट। ओके, फंजाई होता है एक तरह का। अब ईस्ट की बॉडी जो है, समझो ध्यान से, उसके अंदर ईस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर एक छोटा सा बड बनता है। इस तरह से एक छोटा सा बड बनेगा, मान लो ये ऐसे कह लो। तीसरा मेथड है बडिंग। बडिंग हम पढ़ रहे हैं ईस्ट में। ईस्ट एक तरह की फंजाई होती है, ओके, फंगस होता है ये इसका न्यूक्लियस पार्ट हो गया। अब किसी वजह से इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ और ये खा पी के जब लंबा हो रहा है न्यूक्लियस, तो ये इस तरह से न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो गया। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा जो बाहर दिख रहा है उसके ऊपर एक बड बन जाती है। तो ये बना दी मैंने बड, ये एक बड बन गई, इसको बोलते हैं बड, आउटर प्रोजेक्शन, इसको हम बड कहते हैं, बड, और ये कहलाती है पेरेंटल बॉडी। ओके, अब बड जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी
बड जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, हट जाएगी, और ये जो बड है वो न्यूक्लियस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर इस जगह पर आ जाएगा। ये बड हो गई, इसको हमने नाम दिया बड। और ये जो बड नीचे गिरी, ये जो बड नीचे गिरी, इस बड से न्यू ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। न्यू ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया बड से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो क्या एक ही बड बनती है या कुछ इस तरह से, जैसे ये ईस्ट की बॉडी है तो क्या इसमें एक ही बड बनेगी या इस तरह से बहुत सारी बड बन सकती हैं? तो ये बहुत सारी बड बन सकती हैं और ये इस तरह से डिटैच होंगी और इससे बहुत सारे एनिमल एक साथ बन सकते हैं। तो बडिंग की ये प्रोसेस मोस्टली पाई जाती है ईस्ट में, और ये पाई जाती है ईस्ट, कुछ हाइड्रा है और कुछ एनिलिडा। इनके अंदर ईस्ट, हाइड्रा और एनिलिडा, खासकर ईस्ट और हाइड्रा इनके अंदर पाया जाता है। अब हाइड्रा के अंदर मैं थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट समझाना चाहता हूं, उससे पहले ईस्ट के बारे में एक पॉइंट और समझ लो। ईस्ट का ये रिप्रोडक्शन करके, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, तो होता क्या है वो थोड़ा समझो, किस तरह से जनरेशन इसकी फास्ट बढ़ेगी। हमने ईस्ट का सॉल्यूशन ले लिया और उसे 2 कंटेनर में डाला। पहले कंटेनर में भरा हुआ है वाटर, प्योर वाटर, और इसमें हमने डाल दी ईस्ट बॉडी, ये ईस्ट की बॉडी हो गई। ओके, दूसरा हमने सॉल्यूशन लिया शुगर सॉल्यूशन, चीनी डाल रखी है, शुगर सॉल्यूशन, वाटर में चीनी मिक्स कर दी। ओके, और हमने इसमें डाल दी ईस्ट बॉडी, ये ईस्ट की बॉडी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब ईस्ट की बॉडी प्योर वाटर में डिप होती है तो इसमें बडिंग नहीं होती, बडिंग की प्रोसेस नहीं होती है, फेल हो गया बडिंग करना इसका इस कंडीशन में। लेकिन शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट की बडिंग, ईस्ट के अंदर बडिंग प्रोसेस फास्टली होगी। ऐसा क्यों? ईस्ट को अपनी बॉडी एक्टिविटी करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको, और ये रिक्वायरमेंट पूरा करता है शुगर। शुगर का सॉल्यूशन ईस्ट की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से इसमें डिवीजन पावर बढ़ जाती है। इसलिए ईस्ट की बॉडी में बडिंग की प्रोसेस फास्ट होती है शुगर सॉल्यूशन में, और वो वाटर में नहीं होती। ये था कंसेप्ट। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के केस में हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है हाइड्रा की बॉडी, ये कुछ पाइप जैसी, ट्यूब जैसी, ये हाइड्रा की बॉडी है, यहाँ ये जुड़ा होता है नीचे, इसमें इस तरह से कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इनको टेंटाकल्स कहते हैं, इनको बोलते हैं टेंटाकल्स। ओके, ये पूरी बॉडी हो गई। इस जगह पर एक आउटग्रोथ बनी, ये आउटग्रोथ जो बनती है शुरुआत में वो कुछ ऐसे दिखेगी, फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी ये, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसके अंदर भी इस तरह से टेंटाकल बनेंगे और इस तरह से बन जाएगी ये। फाइनली जब ये बर्ड्स बड़ी हो जाएगी, हाइड्रा जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये बर्ड यहाँ से डिटैच होगी और ये हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर जैसे ही ग्राउंड पर गिरेगा एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रा में भी बडिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ये था हाइड्रा के अंदर बडिंग की प्रोसेस। ओके, ये थर्ड मेथड हो गया बडिंग। अब हम बात करते हैं फोर्थ मेथड, स्पोर फॉर्मेशन। हमारे पास अगला मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है अच्छी तरह से समझो, यहां तक क्लियर है? एक टॉपिक और समझाता हूं, फोर्थ
और वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये क्या है, इस पर ध्यान दो। ये मोस्टली फंगस में होता है, राइजोपस है, म्यूकर है, पेंसिलियम है, उनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या अरेंजमेंट है उस पर ध्यान दो। हमारे पास ये इस तरह से एक प्लांट है, इसके ऊपर एक टोपी का अरेंजमेंट होता है, इस तरह से, इस तरह का अरेंजमेंट है। ओके, इस पार्ट को बोलते हैं, ये जो टोपी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर, इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। तो इसके अंदर बन गए छोटे छोटे स्पोर्स, तो ये बन गया आपका स्पोर। स्पोरेंजियम वाले पार्ट में स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, मॉइस्चर नहीं आता है, तब तक ये इस तरह से डला रहेगा इसी के अंदर। और जैसे ही एयर में मॉइस्चर आना शुरू होता है, उस मॉइस्चर को ये गेन करेगा और ये सेल ब्रेक होगी और ये स्पोर्स जो बने थे वो बाहर आ जाते हैं। और इनके चारों तरफ ये डैमेज ना हो जाए, इसलिए इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। प्रोटेक्टिव लेयर, सिस्ट बन जाती है। स्पोर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, सिस्ट पाई जाती है। ओके, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, मॉइस्चर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो ये इसी तरह से बिना डैमेज हुए अर्थ पर गिरे रहेंगे, खराब नहीं होंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सिस्ट पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर इस स्पोर में जो सिस्ट है वो गल जाएगी और इसमें से एक हाइपी बनेगी। इस तरह से एक ट्यूब बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे हाइपी। हाइपी जस्ट लाइक टू रूट, हाइपी जस्ट लाइक टू रूट। और फाइनली इसके अंदर हाइपी तो रूट जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से बॉडी में इस तरह से न्यू स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना। ओके, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातों पर हमको फोकस करना है और वो छोटी छोटी बातें क्या हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। तो सबसे पहले इतना समझ में आया, अगर मॉइस्चर होगा, अगर मॉइस्चर होगा तो हाइपी का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। तो हाइपी के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट चीज है मॉइस्चर। वाटर का होना जरूरी है, नमी का होना जरूरी है, मॉइस्चर का होना जरूरी है। ओके, तो मॉइस्चर को पाकर हाइपी तेजी से ग्रो कर लेती है और हाइपी ग्रो कर लेगी। अगर मॉइस्चर नहीं है तो हाइपी ग्रो नहीं कर पाएगी और ये स्पोर फॉर्मेशन एक तरह से रुक जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट, क्या स्पोर फॉर्मेशन से ये एक फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का? क्या स्पोर फॉर्मेशन एक फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का? ये क्वेश्चन बनता है। तो हमने कहा एक सिंपल और फास्ट मोड है रिप्रोडक्शन का। स्पोर फॉर्मेशन एक सिंपल और बहुत ही फास्ट मोड है रिप्रोडक्शन करने के लिए। सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, स्पोर्स बहुत ही स्मॉल और लाइट होते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। और ये विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल के द्वारा डिस्पर्जन में जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स हो सकते हैं और ये कई जगहों पर जाके गिर सकते हैं। हवा चली, उसके साथ ये स्पोर्स उड़ गए और उड़ के अलग अलग जगहों पर गिरे तो वहां इनका फॉर्मेशन होगा, वहां नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट। और सबसे विशेष बात, स्पोर के चारों तरफ सिस्ट होती है,
एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब जब मॉइस्चर नहीं है तब भी जीवित बनाए रखेगी और इसे सर्वाइव करने में सहायता करेगी। तो यह तरीका था हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन का। थोड़ा आइडिया समझ में आया? कोई परेशानी? चलो, तो यह था आपका स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा कैसे होगा। किस किस में होता है? तो यह होता है मोस्टली फंगस के अंदर, जैसे राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम इनके अंदर, मोस्टली फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है। ओके, अभी और भी तरीके हैं, उनको देखेंगे।